नमस्कार दोस्तों, मैं लखन शर्मा द एयरसन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, राष्ट्रवाद। दोस्तों, हम राष्ट्रवाद को देखने से पहले कुछ प्रमुख बिंदु देखेंगे, जैसे कि जातिवाद। जातिवाद आपको इस नाम से ही पता चल रहा होगा कि जाति के संदर्भ में, ठीक है। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान अपनी जाति के संदर्भ में, अपनी जाति के आधार पर बताए तो उसे जातिवाद कहते हैं। मतलब अपनी जाति को श्रेष्ठ बताना और दूसरे की जाति को नीचा दिखाना जातिवाद को बढ़ावा देता है। अब देखिए भाषावाद। जब इस नाम से आपको स्पष्ट है, भाषा से संबंधित है भाषावाद। जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान अपनी भाषा के संदर्भ में करे तो वो भाषावाद कहलाता है। जैसे कि अपनी भाषा को श्रेष्ठ बताता है और दूसरे की भाषा को नीचा दिखाना भाषावाद को बढ़ावा देता है। अब हम देखेंगे क्षेत्रवाद। ये क्षेत्र से संबंधित है। जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान अपने क्षेत्र के संदर्भ में करे तो वो क्षेत्रवाद कहलाता है। जैसे अपने क्षेत्र को श्रेष्ठ बताना और दूसरे के श्रेष्ठ को नीचा दिखाना क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। अब देखें सांप्रदायिकतावाद। ये धर्म से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान अपने धर्म के संदर्भ में प्रकट करे तो सांप्रदायिकतावाद कहलाता है। जैसे कि अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाता है, यह सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा देता है। और नस्लवाद, ये नस्ल से संबंधित है, शारीरिक संरचना से संबंधित है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान नस्ल के आधार पर करने लगे तो वह नस्लवाद कहलाता है। जैसे अपनी नस्ल अच्छी है, अपनी नस्ल को श्रेष्ठ बताता है और दूसरे की नस्ल को वो नीचा दिखाता है, यह नस्लवाद कहलाता है। नस्लवाद में जैसे कद काठी, रंग रूप, इससे संबंधित नस्लवाद। दोस्तों, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकतावाद, नस्लवाद, है ना। अब हम देखेंगे राष्ट्रवाद। जब कोई व्यक्ति अपने आप को अपने राष्ट्र से जोड़ ले और अपने राष्ट्र के उद्देश्यों और राष्ट्र के हितों के लिए वो अपना सब कुछ उसका उद्देश्य बना ले, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना रखे तो ये राष्ट्रवाद कहलाता है। अब हमें देखना है भाषावाद, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकतावाद, नस्लवाद। ये सभी दोस्तों राष्ट्रवाद से संबंधित है। जब ये जातिवाद बढ़ेगा, भाषावाद बढ़ेगा, क्षेत्रवाद बढ़ेगा, सांप्रदायिकतावाद बढ़ेगा, नस्लवाद बढ़ेगा तो राष्ट्रवाद नीचे की ओर जाएगा। दोस्तों,
जब कोई व्यक्ति अपनी जाति को ही श्रेष्ठ बताएगा, अपनी भाषा को श्रेष्ठ बताएगा, अपने क्षेत्र को श्रेष्ठ बताएगा, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताएगा, अपनी नस्ल को श्रेष्ठ बताएगा और राष्ट्र को श्रेष्ठ नहीं बताएगा तो वो नीचे जाएगा राष्ट्रवाद। मतलब इनमें लड़ाई झगड़े करता रहेगा तो अपने राष्ट्र को नीचे ले जा रहा है वो। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों कि जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकतावाद और नस्लवाद से ऊपर उठकर दोस्तों अपने राष्ट्र के बारे में हमें सोचना चाहिए। यह राष्ट्रवाद के लिए हम मतलब अपने आप को समर्पण की भावना अपने राष्ट्र के लिए लाएंगे तो यह राष्ट्रवाद कहलाएगा दोस्तों। अब हम सबसे पहले देखेंगे ब्रिटेन का राष्ट्रवाद क्या था। ब्रिटेन का राष्ट्रवाद। दोस्तों ब्रिटेन का राष्ट्रवाद ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश साम्राज्य का कभी सूर्यास्त ना हो। सबसे पहला इनका यह सिद्धांत था, ब्रिटिश साम्राज्य का कभी सूर्यास्त ना हो, मतलब ब्रिटिश हुकूमत बनी रहे। जैसे कि इनका दूसरा यह था कि इंडिया में हमेशा ब्रिटिश हुकूमत बनी रहे, ब्रिटिश हुकूमत बनी रहे। लगभग 60 देशों में भैया ब्रिटिश हुकूमत फैल चुकी थी लगभग। और अपने भारत से, अपने इंडिया से सबसे ज़्यादा फायदा था इनको। सबसे ज़्यादा फायदा इंडिया से था इनको। इसीलिए तो इन्होंने कहा कि इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत बनी रहे। लगभग 60 देशों में साम्राज्य इनका फैल चुका था, उसके बाद भी इनको सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ से होता था? इंडिया से। इसीलिए कह रहे हैं कि इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत बनी रहे, ब्रिटिश साम्राज्य का कभी सूर्यास्त ना हो, ये ब्रिटेन का राष्ट्रवाद है। अब दोस्तों ब्रिटेन के राष्ट्रवाद को लागू करने के लिए कौन से तरीके अपनाएंगे हम देखेंगे। ब्रिटेन के राष्ट्रवाद को लागू करने के लिए कौन से तरीके अपनाएंगे वो हमें देखना है कि राष्ट्रवाद के तरीके। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, अपने राष्ट्रवाद को लागू करने के लिए भैया सबसे पहले करेंगे ये शक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद कल्याणकारी गतिविधियां, वेलफेयर एक्टिविटीज और ब्रेन वॉश करेंगे दोस्तों। ये हम देखेंगे अभी। ब्रिटेन के राष्ट्रवाद के तरीके में सबसे पहले वो शक्ति का प्रयोग करेंगे, फिर कल्याणकारी गतिविधियां लेकर आएंगे और ब्रेन वॉश करेंगे दोस्तों। शक्ति में क्या करेंगे, ये सेना रखेंगे, पुलिस रखेंगे। कल्याणकारी गतिविधियां हम देखेंगे अभी। ब्रेन वॉश कैसे करेंगे ये हम सभी अभी देखने वाले हैं। दोस्तों कल्याणकारी गतिविधियों में सबसे पहले करेंगे एजुकेशन, शिक्षा, रेलवे,
एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, लॉ एंड रूल, कानून एवं व्यवस्था, सोशल रिवेन्यू, सामाजिक सुधार। इसमें दोस्तों वो क्या क्या करेंगे हमें देखना है। सामाजिक सुधार में सबसे पहले वो क्या लेके आए थे, सती प्रथा पर रोक लगाई, उसके बाद दास प्रथा, और फिर विधवा पुनर्विवाह, ऐसी बहुत सारी गतिविधियां वो लेकर आएंगे। दोस्तों सती प्रथा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। और दास प्रथा लॉर्ड एल्बोरिन, और विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। ये 1843 ईस्वी और ये 1856 ईस्वी, ठीक है। दोस्तों ये ब्रिटेन के राष्ट्रवाद के तरीके में क्या देख रहे हैं हम, कल्याणकारी गतिविधियां। कल्याणकारी गतिविधियां देख रहे हैं। ये कल्याणकारी गतिविधियां क्यों लेकर आए वो, ये हमें देखना है। भैया ब्रिटेन की जनसंख्या उस समय पे थे 1.25 लाख, मतलब 1,25,000। ब्रिटिश कितने थे, 1.25 लाख, 1,25,000 थे। और अपने इंडियन कितने थे, 25 करोड़। दोस्तों ये 25 करोड़ पर जब अपना शासन चलाएंगे तो इनको कुछ मतलब डायरेक्ट ताकत के बल पर तो ये अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकते। इनको कुछ कल्याणकारी गतिविधियां भी लानी पड़ेगी। इनको ये दर्शाना पड़ेगा भारत में कि हम आपके लिए अच्छा शासन दे रहे हैं, इसीलिए कल्याणकारी गतिविधियां लेकर आए। अब हम देखेंगे इन कल्याणकारी गतिविधियों के बारे में, विस्तार से पढ़ेंगे कल के वीडियो में। और ब्रेन वॉश कैसे किया था इन्होंने, ये देखेंगे हम कल के वीडियो में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। जय महाकाल।